कच्छ भुज में और आपको एक ऐसी प्लेस एक्सप्लोर कराने वाला हूं जो पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। आप यहां पर स्टे कर सकते हैं, साथ साथ वॉलंटरी कर सकते हैं और बहुत कुछ यहां पर सीख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे इस प्लेस के बारे में और एक्सप्लोर करते हैं इस प्लेस को। सबको नमस्कार। अभी ये गुजरात के अंदर कच्छ में भुज से 15 किलोमीटर कुकमा गांव है। वहाँ पर श्री रामकृष्ण ट्रस्ट करके एक पूरा नाम से ट्रस्ट है। तो ये मनोज भाई सोलंकी और उनके परिवार का पारिवारिक ट्रस्ट है। ये पूरे 20 एकड़ में यहाँ पर फैला हुआ ट्रस्ट है, जिसमें प्राकृतिक सारा एक कैंपस है और गाय कृषि और पंचगव्य उत्पादन, देशी गाय और उसके उत्पादनों का स्वदेशी मॉल। ये एक ऐसा सेंटर है जो अपनी भारतीय परंपरा जैसे कि गाय, कृषि, प्रकृति और उसके आधार पे सेट हुई भारतीय संस्कृति, उस संस्कृति का और प्राकृतिक जीवन का पूरा यह मॉडल है। बहुत समय लेके देखने जैसी जगह है। तो अभी धीरे धीरे पूरे कैंपस को देखते हैं। आपको वहाँ बैठे बैठे पूरे कैंपस की टूर हो जाएगी। आइए मेरे साथ। इधर में पूरा प्राकृतिक निवास स्थान, तालीम भवन ये सब है और रहने का है, जिसको बोलते हैं कि एग्रो टूरिज्म यानी खेती का टूरिज्म। ये कच्छ के अंदर की भूमि है। उधर पहाड़ है, नीचे ये ऐसी रेतीली जमीन होती है। तो 10 वर्ष पहले यहाँ कोई पेड़ नहीं था, लेकिन मनोज भाई ने यहाँ पर एक गाय, एक कृषि, एक खेत, एक गाय और एक मनोज भाई, ये तीनों से शुरुआत हुई। चिंतन करते गए, घटते गए, बढ़ाते गए, तो खेत के साथ गाय जुड़ी, गाय के साथ सारा प्रोडक्ट जुड़ा, करते कराते ये पूरा एक ग्राम विकास का और स्वावलंबन का ये मॉडल बन गया है। तो यहाँ पर ये पूरे पेड़ों की डाइवर्सिटी है जो एक नेट हाउस का काम करती है। साथ में इसमें पंछी भी रह सकते हैं। वो नेचुरल पेस्टिसाइड कंट्रोल करने का काम करते हैं, नेचुरल कीड़ों को ठीक करते हैं। ये पालक, मेथी, धनिया ये सब लगाया हुआ है। और इधर में अपना तालाब है जो बोर के पानी का। तो इसका भी तल है वो पक्का नहीं किया है, ताकि पानी अंदर भी उतरेगा, बोर को भी जिंदा रखता है और बोर का पानी भी अच्छा हो रहा है, ये पेड़ों वगैरह सबके वजह से। यहाँ पर इन बैरल्स में अलग अलग लिक्विड प्रवाही खाद बनाए जाते हैं, जैसे कि जीवामृत है और आँख का प्रवाही खाद। अनेक प्रकार के जो भी तत्व आपके खेत में चाहिए उसको देने के लिए प्रकृति ने क्या किया है कि सारे पेड़ों के अलग अलग तत्व हैं, सभी पत्तों का अलग अलग रस करके गौमूत्र के साथ मिला करके आप कर सकते हैं। जैसे कि पोटाश की कमी हो जाए तो गौमूत्र के अंदर आँख के पत्ते, आँख की डालियाँ ये सब मिक्स करके ऐसे उसको रखेंगे तो आँख के पेड़ में जो हनुमान जी को हम फूल चढ़ाते हैं उसके अंदर जो आँख के पेड़ में पोटाश है वो इसमें आएगा। अपने खेत में हम पोटाश की पूर्ति कर सकते हैं। और ये पूरा वर्मी वॉश का है, केंचुओं का प्रवाही खाद। तो इससे हम वर्मी वॉश बना करके रोज का 200 लीटर वर्मी वॉश पानी इसमें आ जाता है। तो
एक 200 लीटर का बैरल है वो 1 एकड़ की भूमि के लिए काफ़ी होता है। तो केंचुए जो खाद बनाएंगे उसका प्रवाही होकर के यहाँ पर आएगा। और ये इधर पूरा कैंपस का सेटअप है। इसमें तालीम भवन है, कार्यालय है, रहने के रूम्स हैं, एग्रो टूरिज्म यानी कच्ची भूंगा जो गोलाकार का होता है वो है। यहाँ पर 400-500 लोग बैठ कर के तालीम ले सके इतना बड़ा भी तालीम भवन है। और ये हमारा मुख्य कार्यालय है जिसको नाम दिया है चिंतन, यानी ये मनोज भाई के चिंतन के माध्यम से ये पूरा संकुल बना है। और ये गाय बनाई हुई है जो अगर प्रकृति में खड़ी रहे तो लगेगी कि सही गाय है। तो गाय का ओरिजिनल दर्शन, गाय के साथ सेल्फी लेना है तो सबके लिए संभव है ये। और ये पूरा ऐसे प्राकृतिक संकुल के अंदर बनाया हुआ है जिसमें चावल के घास की ऐसे छत बनाई हुई है जो कार्बन डाइऑक्साइड और गर्म हवा को ऊपर रखती है और नीचे हमको ठंडक मिलेगी। इसका नाम दिया है चिंतन चौरा, यानी पहले हर एक गांव में 4 गलियों के बीच में ऐसा चौराहा था जहां लोग बैठते थे और बातें करते थे। उस समय बातें क्या करते थे, उनके पास न तो टीवी था, न तो फोन था, न न्यूज़पेपर था, कोई बाहर का न्यूज़ नहीं आता था। तो उनकी बातें क्या होगी, उन्हीं के गांव की होगी, उनकी कृषि की होगी, इनकी गाय के बारे में होगी। तो अच्छा क्या कर सकते हैं गांव में, करते कराते पूरे गांव के विलेज डेवलपमेंट कमेटी वही थी, वही लोग डेवलप करते थे। अगर किसी को समस्या है तो भी उसका समाधान करते थे। तो और जो बच्चे हैं वो बड़ों के साथ बैठ करके बड़े होते थे, तो उनके अंदर जो संस्कारिता और सम्मान और एक रिस्पेक्ट का जो चीज़ पहले से ही आ जाए। तो इस तरह से पूरा ये चिंतन चौराहा है। इस जगह पर हर महीने की 12, 13 और 14 तारीख को 3 दिन की आवासीय गाय आधारित प्राकृतिक कृषि की ट्रेनिंग दी जाती है जिसमें रहना, भोजन, ट्रेनिंग सब कुछ फ्री है। अभी ऐसी 87 तालीम हो चुकी है और अभी अगली फरवरी 2023 में भी ऐसी तालीम होगी। इसके लिए कोई भी यहाँ पर आ सकता है, इसके लिए नंबर आपको दे दिया जाएगा। और यहाँ एक भारत माता और उनके जो वीर पुत्रों ने, माताओं ने जो भी बलिदान दिए हैं देश के लिए, उन सब की फोटो है, साथ में भारत माता है। तो भारत हमारी मातृभूमि है, मातृभूमि के लिए जीना हम सबका दायित्व है। उनका भी दर्शन कराया जाता है। गौ माता जिनसे कि गाय, कृषि और मानव के परिवार में जो भी समृद्धि है और निरोगिता है, तो वो भी एक दर्शन का स्थान है। तो पूज्यता का स्थान ये सभी है। 33 कोटि देवता, प्रकृति, गाय और पूरा जो ब्रह्मांड है वो सब हमको कुछ देता है, इसलिए सब कुछ हमारे लिए भगवान का स्वरूप है। यहाँ पर ऐसे कार्यालय, ऑफिस बनाई हुई है। यहाँ रिसेप्शन का कक्ष है। ये हमारे मैनेजिंग ट्रस्टी मनोज भाई का ऑफिस है, कार्यालय है, जहाँ कोई एसी वगैरह, कोई ताकझाम की ज़रूरत नहीं है। एकदम प्रकृति के ऑफिस के अंदर बैठ कर के काम करना है। कच्छ के फोसिल्स कुछ है। और जो किसान खेती करता था पहले हजारों साल, तो वो कौन कौन से औजारों का उपयोग करते थे, उन सब का भी यहाँ छोटा सा निदर्शन है। ये बैल से इतने औजारों से हजारों वर्ष कृषि हो गई, इसमें उनको कोई खर्चा नहीं लगा। और खर्चा लगा तो गांव के सुथार के पास गया, लुहार के पास गया, तो उन सब का आपस में जो झोल तालमेल था उससे सबका कल्याण था। और वहाँ कोई कैश देना ही नहीं था। 3 साल का अनाज वो किसान उसके घर में भर देगा, तो उनको पूरे साल काम सेवा मिलती थी। ये शिल्पकार है, जो शिल्पकार काम करते थे, मूर्तियाँ बनाते थे, उन सब के कौन से औजार थे। ये सब औजार में सबसे बड़ी बात यह है, इन सभी औजारों को, कृषि का हो या कोई भी हो, इनको कहीं भी इलेक्ट्रिक सप्लाई की ज़रूरत नहीं थी। सब काम नेचुरल और ह्यूमन पावर से होता था। और ये कुम्हार का काम है और चमार का काम है, जो जूते वगैरह बनाते थे।
ये सुथारी काम है। सुथार का काम के अंदर इतने औजारों से सब काम हो जाता था। तो एक गांव में जो इंटीग्रेशन था, एक दूसरे पे आधारित थे, और वही परस्परावलंबन है। प्रकृति में स्वावलंबन कुछ नहीं है, जो भी है वो परस्परावलंबन है। सब कुछ के आधार पे जी रहा है। यहाँ पर औषधियों का एक बाग है, औषधि वन, यानी अलग अलग औषधियों को वहाँ पर लगाया गया है। और बाजू में चीकू की बाड़ी है। तो औषधियाँ जो है वो क्या काम करती है असल में? तो पहले हर एक गांव में वैद्य हुआ करते थे। वैद्य थे यानी वो डॉक्टर तो थे ही, मेडिकल स्टोर कोई था ही नहीं। तो उन समय वैद्य का मेडिकल स्टोर कौन सा था? तो ये जो है वो पूरा लाइव मेडिकल स्टोर है। वैद्य को पता चले कि हाँ किसी को कोलेस्ट्रॉल की परेशानी है, तो उनको अर्जुन की छाल जो होती है, पेड़ की छिलका, उसका निकाल करके पाउडर बना के दे, तो रोज थोड़ा थोड़ा पाउडर खाए, चाय के साथ बनाकर चाय पिए। तो सारे रोगों के लिए जो मेडिकल स्टोर था वो ऐसी औषधि थी जो वैद्यराज अलग अलग खेतों पे अलग अलग सारी लगवाते थे। राजाओं के रोग भी इसी सब मेडिकल स्टोर से ठीक हो जाते थे। तो अभी हम लोग वो जो मेडिकल स्टोर में ढूंढ रहे हैं, अनिवार्य संजोगों में ठीक है, परंतु वास्तव में ठीक रहने के लिए ऐसा हमारे पास मेडिकल स्टोर होना चाहिए, जो कि हर खेत में, हर घर में औषधियों के पौधे होने चाहिए। और ये बायोगैस है, गोबर गैस है, जो कि एक गुब्बारे प्रकार का है। इसमें ये जो प्लास्टिक दिख रहा है ऊपर से, उतना ही खड्डे के अंदर है, और ऊपर से टंकी से गोबर डालेंगे। ये जो फुला हुआ है सब, ये गैस ही है। तो जितना धूप मिलेगी ये कड़क होता जाता है और पूरा फूल जाएगा। और इससे ये जो पतली नली से गैस निकलेगी, जो किचन में जाएगी, रसोई घर में जाएगी, और यहाँ उसकी स्लरी है वो बाहर आ जाएगी। जब स्लरी बाहर आ जाएगी तो इस स्लरी को हम खेत में प्रवाही खाद के तौर पे दे सकते हैं। और अगर सूखा करके स्टोर किया जाए तो कभी जब भी जरूरत पड़े दे सकते हैं। तो ऐसा पूरा प्राकृतिक ये कार्यक्रम है। ये रेन वाटर हार्वेस्ट करने का टैंक है। इसमें पानी को निकालने के लिए ऐसी हैंड पंप रखा हुआ है, और उसके मुंह को ऐसे बंद रख देना ताकि सूर्य का प्रकाश न जाए और माइक्रोबैक्टीरिया एक्टिविटी बहुत ग्रो ना हो सके। और ऐसे कोई भी छत है तो सारे ऐसे लगा देना है, तो उसमें से पानी स्टोर होके आ जाए। तो बरसात का पानी है वो ही हमको पीना चाहिए, क्योंकि लाखों साल पहले हमारे बॉडी की जो डिजाइन बनी वो जंगल में बनी। प्रकृति ने यह तय किया था कि ये प्राणी जंगल में रहेगा और बरसात के पानी पिएगा, तो 7 पीएच का और मल्टी मिनरल वाला पानी हम पिएंगे। तो शरीर में 70% तो पानी है। हमारी 70% हेल्थ को तय निश्चित करने वाला कौन है? सिर्फ पानी। अगर हम बरसात का पानी नहीं पीते हैं तो 70% हेल्थ हमको भूल जानी चाहिए। ये पैराबोलिक सोलर कुकर है, जो सूर्य के प्रकाश को इसमें आता है, फिर वो एक बीम करके यहाँ पर देता है, और ऊपर अपना कोई पतीला वगैरह रख देंगे तो अपना सब्जी रोटी सब हम बना सकते हैं। तो ये सूर्य की रोशनी जो फ्री में मिल रही है उसके उपयोग करने का एक प्रसंस्करण है। यहाँ पर हमारा रसोई घर है, माता अन्नपूर्णा के नाम से। यहाँ पर भोजन बनता है, और यहाँ भारतीय पद्धति से बैठ कर के भोजन खाया जाता है। जो भी यहाँ बैठेंगे, जब पलाठी लगा करके भोजन करेंगे, तो जो पैरों के अंदर ब्लड सप्लाई रुक जाती है, जमा रहती है, उसके बदले वो बंद होके पाचन तंत्र को मिलेगा। तो भोजन करते करते पूरा रक्त का सप्लाई मिलेगा,
और भोजन के बाद भी आधा घंटा अगर हम पलाठी लगा करके बैठेंगे तो पूरा पेट को ब्लड मिलेगा, तो सारा पाचन अच्छे से कर जाएगा। तो ये जो पौराणिक पद्धति है बैठ करके भोजन करने की, वो साइंटिफिक है फिजियोलॉजी के हिसाब से। यहाँ पर भी निवास करने के कच्छी ऐसे गोल भूंगे बनाए गए हैं, जिसको कच्छ के अंदर जो भूंगा बोलते हैं, यानी गोलाकार जो रहता है भवन, उसको बोलते हैं भूंगा। तो ये जो कंस्ट्रक्शन है वो पूरा का पूरा भूंगों का, दीवारें, प्लास्टर, वो सब चूना वगैरह प्राकृतिक मटेरियल से ही बनाया गया है। तो इसमें गर्मी में ठंडा रहता है और ठंडी में गर्म रहता है, और बाहर से ऐसे सिलिका का प्लास्टर किया है ताकि सूर्य का प्रकाश चला जाए तो गर्मी में तुरंत ये ठंडा हो जाएगा। तो इस तरह से, और कबीर जी, यहाँ के गरीबदास जी, ऐसे संतों महापुरुषों के नाम से उनके नाम दिए हैं, ताकि जब भी लोग आए तो अंदर रहें तो भी वो उनको याद करें। तो हमारी संस्कृति है, उसको याद करें हम। आगे ऐसे बनाए हैं 6, उनको हम खोल करके देखेंगे। ये अलग अलग प्रकार के मॉडल्स को दिखाने का प्रयत्न किया है। ये जो है, इनका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से हैं, और हरिश्चंद्र जो श्री राम भगवान के पूर्वज थे, तो चक्रवर्ती महाराज थे हरिश्चंद्र जी, उनके नाम से रखा है। और इसमें ऊपर रूफ टाइल से खपड़े हैं, तो अंदर जो लोग रह रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और गर्म हवा छोड़ेंगे सांस से, तो वो बाहर निकल जाएगी। और अगर पंखा है तो वो बाहर का ठंडा और ऑक्सीजन वाली हवा हमको देगा। तो पूरी रात हमको पूरा प्राणवायु ऑक्सीजन मिल जाएगा, तो 10 घंटे की नींद 6 घंटे में हो जाएगी। और शहर में हमको जो नींद की कमी हो रही, वो उसमें ये भी कारण है। और ये प्राकृतिक मॉडल बनाया है, जिसमें नीचे पक्का है मकान, ऊपर से बांस की बॉर्डर वॉल्स बनाई गई है, जो एकदम प्राकृतिक रूम कह सकते हैं, और कम खर्चे में बन सकता है, कोई भी लोग बना सकते हैं। तो जो घर जो था भारत में सबके लिए मुफ्त ही था। लोग आसपास का जो भी लोकल मटेरियल होता है उसको लेकर के अपना घर बना लेते थे और खुशी से रहते थे। इसमें कुछ घास डाले तो उनको अपना घर हर वर्ष नया नया लगता था। तो ये एक आनंद का भी काम हो सकता है साथ में। यहाँ पर नर्सरी है। यहाँ पर 6 ऐसे भूंगे बनाए जो एग्रो टूरिज्म के लिए हैं। जो लोग घूमने जाते हैं शहर के अंदर, तो घूमना भले शहर में हो, रहना हमारा गांव में होना चाहिए। गांव में रहेंगे, खेत के अंदर रहेंगे, तो ऑर्गेनिक गेहूं, ऑर्गेनिक सब्जी, जो कच्ची घानी का तेल, देसी गुड़, उन सब से जो भोजन हम करेंगे तब हमको पता चलेगा कि इसमें क्या ताकत है। यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक स्कूल बन रही है, यानी भारत स्वतंत्र देश है, तो स्वतंत्र देश में स्कूल भी स्वतंत्र होनी चाहिए। तो बचपन से बाल मंदिर से यहाँ बच्चे को एडमिट कर दिया जाए तो 16 साल का होगा तब तक उसको कोई एग्ज़ाम नहीं, कोई होमवर्क नहीं, कोई परेशानी नहीं, और सीधा 10वीं की एग्ज़ाम देना है, परीक्षा देना है। तब तक में उसको अलग अलग सारे विषयों का ज्ञान हो जाएगा। तो 10 तक पहुँचते पहुँचते वो एक ग्रेजुएट के जैसा उसका मानसिक स्तर हो जाएगा, और वो अच्छा व्यक्ति बनेगा, मूल्यों के साथ जिएगा, उसकी भी गारंटी इसमें से दे सकते हैं। यानी गुरुकुल और करंट एजुकेशन का कॉम्बिनेशन। ये 6 ऐसे एग्रो टूरिज्म के हिसाब से बनाए हैं। आगे एक स्टेज भी है, और पूर्णिमा का चंद्र ऊपर से ही निकलता है, तो एक प्राकृतिक निवास का अलग मजा है। इनको भी नाम ऐसे ही दिया हुआ है कि धरती, आकाश, सूर्य, जल, वायु और निसर्ग, और 6 संपदा है जैसे भू संपदा, उन सब के भी फोटो अलग अलग लगाए हुए हैं। गौ संपदा, भूमि संपदा, अलग अलग संपदाओं का भी नाम दिया है।
प्राकृतिक निवास हैं। इसमें डबल का बेड रहता है और खिड़कियां भी ऐसी है कि अब थोड़ी थोड़ी चाहे उतनी खोल सकते हैं 4 स्टेप में, तो ठंडी जितनी हो गर्मी जितनी उस तरह से खोल सकते हैं। और ये कच्छ का मड वर्क है, साथ में अटैच टॉयलेट बाथरूम है। और ये जो प्लास्टर है वो सीमेंट का प्लास्टर नहीं है, वैदिक प्लास्टर है, यानी कि हमने नाम ये इनको दिया है गोमय लीपण, यानी गोबर, मिट्टी, चूना, जिप्सम चारों चीज से बना है। तो ये गर्मी में ठंडा रहता है, ठंडी में तो नॉर्मल गर्म रहता है। उसके ऊपर भी गोबर का लिपाई किया हुआ है। तो ये गोबर जो है वो भी हमको एनर्जी देता है। गाय का गोबर हमारे साथ होने से हम ऊर्जावान शरीर को करता है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। और ये इसका जो पिरामिड शेप है वो भी हमको एनर्जी देता है। तो ऐसे गोल घर में हम रहें और लिपाई वाला घर हो तो रेडिएशन से भी हमको ये गोबर बचाता है। तो ऊर्जावान घर में रहने से हमारा शरीर भी ऊर्जावान रहेगा। जब शरीर ऊर्जावान रहेगा तो निरोगी रहेगा। ये है पूरा एग्रो टूरिज्म, यानी प्रकृति के अंदर रहना। तो हम सब प्रकृति के ही अंश हैं और बिना प्रकृति के हमको तृप्ति मिलने वाली नहीं है। क्योंकि जब यहाँ पर ऐसे निवास करते हैं तो एक व्यक्ति निवास सुबह में उठते ही बाहर निकले तो चारों ओर उनको प्रकृति, खेत, सामने गौशाला है, तो ये सब जो दर्शन होगा तब उसको प्रकृति का आस्वादन मिलेगा। तो हमने प्रकृति को स्वाद कब ले सकते हैं? प्रकृति में जाएंगे तो ही स्वाद ले सकते हैं। तो इस तरह से खेतों में काम कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं। कुछ मेहनत के बाद जब भूख लगेगी तो भोजन भी मीठा लगेगा, और पूरे दिन मेहनत और अच्छे से भोजन करेंगे तो रात को नींद भी अच्छी आ जाएगी। क्योंकि लाखों वर्ष पहले हमारे शरीर की डिजाइन जंगल में बनी है। तो हम जंगल से गुफा में, गुफा से गांव में, गांव से शहर में आ गए। तब हमारे शरीर को, हमारे डीएनए को अच्छा नहीं लगता ये शहर वाला मामला। तो गांव ही, प्रकृति ही हमारा मूल स्थान है, उसके बिना हमारा गुजारा नहीं है। लेकिन आज की डेट में प्रकृति यानी ऐसा व्यवस्थित लगाया हुआ जंगल, हम लोग सीधे जंगल में जाकर नहीं रह सकते हैं, वहाँ तो शेर बाघ चीता खा जाएगा। तो हमको चाहिए ऐसा वेल मैनेज प्रकृति। तो प्रकृति के अंदर ही जिंदगी है। और यहाँ पर ये स्वदेशी मॉल है पूरा, एक गाय, कृषि, प्रकृति, सारे उत्पाद, तो उसी से जो भी उत्पादन होता है ऑर्गेनिक, प्राकृतिक, नेचुरल, उसका ये पूरा मॉल है, स्वदेशी मॉल। तो आजकल मॉल का जो कल्चर है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। तो उस मॉल के अंदर क्या होना चाहिए? तो स्वदेशी वस्तु होनी चाहिए, प्राकृतिक होनी चाहिए, ऑर्गेनिक होनी चाहिए, अपना और सबका कल्याण करने वाली होनी चाहिए। तो ये सारा गोबर का क्राफ्ट है, देसी गाय का जो गोबर है उसका क्राफ्ट है। ये मोबाइल के पीछे लगाने वाली इतनी सी गोबर की पीस है, टुकड़ा है, वो हमको रेडिएशन से बचाता है, हमारी एनर्जी को बढ़ाता है। इसको भारत सरकार ने पेटेंट भी दी हुई है कि रेडिएशन और एनर्जी को मास्क करने वाला। ये सारी गोबर की चीजें हैं। अभी जैसे कोरोना है तो हम सैनिटाइजर यूज करते हैं, 2 गोबर के कंडे जला करके पूरे घर में फैला दें तो घर सैनिटाइज हो जाता है, हवा को शुद्ध करता है। ये गणपति जी है। तो गणेश विसर्जन के प्रोग्राम में ऐसे हम नेचुरल गणपति का प्रस्थापन करें। ये गाय, कृषि, प्रकृति के आधार पे अलग अलग पुस्तकें हैं। महेश भाई सोलंकी के जो ट्रस्ट के ट्रस्टी प्रमुख थे, उन्होंने ये सारी कुछ कविताएं लिखी है। कच्छ के ऊपर बहुत लिखा है, संगीत के ऊपर बहुत लिखा है। यहाँ पर गौमूत्र के अलग अलग अर्क है। तो अगर किसी को कोई समस्या ना हो तो भी गौमूत्र को जो डिस्टिल करके अर्क बनता है, सुबह उठ के 1 गिलास पानी में 10 मिली अर्क डाल करके पिएंगे तो शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है। तो टॉक्सिक कंडीशन है वही रोगों का प्लेटफॉर्म है। तो ऐसे अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग औषधियाँ डाल के बनाए जाते हैं। तो सारे रोगों के लिए गौमूत्र का अर्क है। और आयुर्वेद ये कहता है कि हम बीमार ही ना पड़े, इस तरह से शरीर को साफ रखें। और ये छोटा सा दिखने वाला गाय के घी का जो नश्य है, उसके अंदर गाय का घी
और 5 गव्य ब्राह्मी शंखपुष्पी औषधि करके उबाल करके पैक करते हैं। इसकी 2-2 बूंद नाक में डालने से नाक, आँख, कान और ब्रेन सबका ट्रीटमेंट होती है और प्रोटीन, प्राणवायु और सारे एंटीज देती है। तो ब्रेन के लिए गाय का घी ही ऐसा है जो ब्रेन तक पहुंच सकता है, यानी ब्लड ब्रेन बैरियर को पास करके जाने वाला गाय का घी का ही मॉलिक्यूल है, जो डॉक्टर हितेश जानी जामनगर आयुर्वेद यूनिवर्सिटी के डीन है, उन्होंने ये सिद्ध करके बताया हुआ है। तो ब्रेन की इतनी बड़ी औषधि देने वाली गाय है, तब हमको उसको माता कहनी पड़ेगी जो हमको बचा रही है। तो गाय हमको पोषण देती है, प्रोटेक्शन देती है, रोगों से बचाती है। जो बचाएगी और पोषण देगी वो माँ है। हमारी माँ भी क्या करती है, हमको दूध पिला करके पोषण देती है और हमारी रक्षा करती है। तो गाय हमारी अनेक प्रकार से रक्षा करती है और पोषण देती है। ये जोड़ों के दर्द का तेल है, साथ में अर्क भी होता है। तो अलग अलग रोगों के लिए आयुर्वेद, पंचगव्य सबको मिला करके बहुत अच्छा होता है। ये सुपर कंपोस्ट खाद है, सारे तत्वों को और बैक्टीरिया को मिलाया हुआ है। और ये राजस्थान की रॉक फॉस्फेट मिट्टी से डीएपी बनाते हैं। तो खेती के अंदर दोनों ही खाद प्रकृति से मिलते हैं। ये वैदिक प्लास्टर यानी गोमे लिपण है, जो सारा प्लास्टर इससे किया हुआ है। यहाँ पर जो गोबर के पैलेस बनाते हैं, सीड बॉल, तो ऐसे बीज डाल करके हम कहीं लगा देंगे, बरसात में फेंक भी देंगे तो अच्छे से उग जाएंगे। ये दिए बनाने की डाई है, ये सैनिटाइजर वगैरह है, हैंड वॉश, ये बर्तन धोने का पाउडर है, और ये राख का पाउडर बर्तन धोने का और वो कपड़े धोने का। और ये गोबर, ये मुल्तानी मिट्टी और कॉस्टिक सोडा का 50% नेचुरल साबुन है। ये गोबर और मिट्टी से और औषधियों से बनाया हुआ 100% नेचुरल साबुन है, जिसमें झाग नहीं आता। तो हमारी स्किन के ऊपर जो प्रोटेक्शन होता है उसको ये मार नहीं देता है, ये जिंदा रखता है। ऊपर से ये भी मिट्टी है, ये भी मिट्टी है, तो मिट्टी का मिट्टी से ही ट्रीटमेंट होता है। तो इतना बड़ा आयुर्वेद ने हमको खजाना दिया है, हम झाग वाले साबुन में क्यों जाए। ये गोबर से बनी धूप बत्ती है, जिसमें गोबर, कपूर, घी और हवन की सामग्री है, जो वातावरण को शुद्ध करती है। तो एक जो धूप बत्ती है वो क्या है, एक तरह की कोरोना की गाइडलाइन है कि एक पवित्र स्थान है जहाँ 100 लोग जाएंगे, तो एक दूसरे के वायरस एक दूसरे में ट्रांसफर ना हो, इसलिए धूप वगैरह वहाँ किया जाता है। और ये मच्छरों को भगाने के लिए नीम की धूप बत्ती है, नीम के तेल वाली। ये दंत मंजन है। हम अलग अलग एक एक चीज़ों को लें, उसके बदले सभी चीज़ें इसमें मिलाई हुई है, तो दंत मंजन को करेंगे इससे। और जिससे झाग बनता है, ऐसी कोई भी पेस्ट हो, वो हमारे बैक्टीरिया को मार देती है, प्रोटेक्टिव बैक्टीरिया को, और लार ग्रंथियों को सुखा देती है। ये जब हम लगाएंगे तो लार ग्रंथियाँ विसर्जित करती है। तो पाउडर अच्छा है। ये फेस पैक भी है, और ये नेचुरल शैम्पू है। ये केश तेल है जो क्षीरपाक विधि से बनता है, यानी सबसे पहले दूध गर्म होगा, उसके अंदर गोबर और गौमूत्र का भी रस डाला जाएगा, सारी औषधियाँ पड़ेगी, लगभग 6 घंटे में बन के ये तैयार होता है। तो ऐसा पोषण वाला तेल हम बाल डालेंगे और बिना केमिकल वाले शैम्पू से धोएंगे तो बाल झड़ेंगे नहीं। अभी हम लोग तेल नहीं डाल रहे हैं, यानी खाना को दे नहीं रहे हैं, और केमिकल वाला शैम्पू उपयोग कर रहे हैं, तो मरेंगे बेचारे, क्या करेंगे। ये गोनाइल है, ओरिजिनल फिनाइल, यानी जो पाइन तेल होता है, गौमूत्र पानी से बनता है। ये हुआ ओरिजिनल फिनाइल। बाकी सफ़ेद कलर और केमिकल से बनता है, वो खतरनाक होता है। ये हमारा कुंभार जो है वे सब बनाते हैं, ऐसे वीर पुरुषों को हम याद रखें। ये घर के अंदर जो किचन में उपयोग में होने वाली चीज़ है, ये देसी गुड़ है, रॉक सॉल्ट है, ब्राउन शुगर है, ये देसी गाय का घी है, जो ये लिक्विड गोल्ड जैसा कलर वो नेचुरल होता है उसका। और ये अर्जुन के पेड़ की छाल से बनाया हुआ अमृत चाय है। तो ये हमारे शरीर को रोज रोज कोलेस्ट्रॉल जो हमारा शरीर जमा करता है, हम ऐसी चाय पिए तो रोज रोज हम कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करें, तो बैलेंस रहेगा, तो हार्ट अटैक नाम का ब्लास्ट नहीं होगा। तो आयुर्वेद ये कहता है कि आपको बीमार होना ही नहीं है, कुछ बातें जान लो और इसको ठीक कर लो। तो और ये पंचगव्य का घी है, यानी दूध, दही, घी, गोबर, गौमूत्र उबाल करके घी बनाया है। हम चाय पीते हैं, 1 चम्मच ये वाला घी डाल के पिए तो डिटॉक्सिफिकेशन करेगा, एंटीवायरल का काम करेगा। तो प्रकृति और आयुर्वेद में सब कुछ इतना दिया हुआ है कि इंसान बीमार हो ही नहीं सकता है। ये हमारी खेत में से जो भी ऑर्गेनिक सब्जियां अलग अलग रोज रोज निकलती है, वो सब यहाँ पर बेचने के लिए आ जाती है।
तो ये हुआ स्वदेशी मॉल, यानी मॉल का कल्चर है, हम मॉल में जाएं, बिल्कुल जाएं, लेकिन मॉल के अंदर क्या होना चाहिए? अपनी स्वदेशी चीज़ें, गाय की प्रोडक्ट, अपने खेतों की प्रोडक्ट, प्रकृति की प्रोडक्ट। तो गाय, खेती और प्रकृति से दूर होने के बाद ही हम लोग दुखी हो रहे हैं। गाय, खेती और प्रकृति से जुड़ जाएंगे तो हमारे सुखी होने का कार्यक्रम बनता है। ये हुआ इस विभाग का संकुल। इसमें जो भी बेचा जाता है स्वदेशी मॉल में, वो सारा इस संकुल में होता है। यानी पूरे 20-30 एकड़ में ये सारा कैंपस है, दोनों ट्रस्ट के अंडर में ही है। और इसको मनोज भाई के पिताजी के नाम पे, श्री पुरुषोत्तम भाई डायाभाई सोलंकी के नाम से प्राकृतिक गांव का नाम दिया है। और आगे एक नर्सरी भी बनाई है महेश भाई के नाम से, बेनाम नर्सरी। तो ये प्राकृतिक ग्राम का मॉडल ऐसा है कि इसमें गौशाला है, सारी खेती हो रही है ऑर्गेनिक फार्मिंग की, लुहार, सुथार, कुम्हार और खेती के मूल्यवर्धन का प्रोडक्ट हो रहा है, पंचगव्य के प्रोडक्ट हो रहे हैं, गोबर क्राफ्ट हो रहे हैं। तो ये जो गांव में सबका इंटीग्रेशन था, संकलन था, जिससे सब लोग एक दूसरे के ऊपर आधारित थे और एक दूसरे के संबंध में बंधे हुए थे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट थी, इज्जत थी, और कोई किसी को बुरा करना नहीं चाहता था और सबको जीने का आनंद आ रहा था। कोई किसी को लूटने वाला था ही नहीं, एक दूसरे को सपोर्ट में था। तो यहाँ हमारी गौशाला है, तो एक झलक गौशाला की देखते हैं थोड़ी सी, क्योंकि अभी सारी गौ माताएं चारा चरने के लिए गई हैं और 4 बजे चारा चर के आएगी। ये कांकरेज नस्ल की देशी कांकरेज गाय है। तो ये कच्छ का विस्तार है, वो कांकरेज गायों का विस्तार है। वो हमारा वाइट सफेद जो है वो नंदी बैल है, बुलॉक। तो बैल है वो खेती में बहुत अच्छा काम देता है। यानी बैल का जो वजन है वो पूरा खेत में नहीं जाता, 4 पैरों का ही वजन जाता है उसमें, और बैल की ऊर्जा भी जमीन को मिलती है। जो बैल से खेती करेगा वो उसको थकान नहीं लगेगी, भूख लगेगी। आगे अपने नंदी महाराज है, उनके दर्शन करते हैं। नंदी यानी बुल, जो सांड कहते हैं। ये सभी बालक यहाँ पर विराजमान हैं, LKG, UKG, नर्सरी। कितनी ताकत और चपलता है इनके अंदर। ये होता है गौवंश की ताकत और एक्टिव। इनका IQ बहुत ऊंचा होता है, बौद्धिक क्षमता बहुत होती है कांकरेज गायों की, इसलिए कांकरेज गाय चपल रहती है। कौन आया है, कहाँ से आया है, अंदर नहीं आने देना, सब कुछ सोच सकती है। इसीलिए कुछ लोग बोलते हैं कि भाई गाय, कांकरेज गाय बहुत गुस्सैल होती है, लेकिन गुस्सैल नहीं, वो प्रोटेक्टिव है, सुरक्षा करती है अपनी और अपने जो गौपालक है उनकी। यहाँ पर हमारे नंदी महाराज विराजमान है। हाँ, इनकी मधुर आवाज है, शंख ध्वनि जैसी। ये होता है प्राकृतिक रूप से और शुद्ध नस्ल का नंदी। सामने एक दूसरा भी नंदी खड़ा है, उसको ये धमकी दे रहा है, तो इनका लड़ना चालू रहता है कि मैं बलवान, मैं बलवान। तो ये शुद्ध नस्ल के नंदी महाराज होने के कारण जो गाय का नया गौवंश आएगा वो शुद्ध नस्ल का होगा और उसी से अच्छी संतान धरती पे आएगी गायों की। और यहाँ पर जो भी गायों के संवर्धन के लिए है, कोई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन नहीं किया जाता है। गाय का और ये नंदी का प्राकृतिक मिलन ही होता है, जिससे कि नई संतान आएगी, और वही उनका अधिकार भी है। गायों का, प्रकृति का ये अधिकार है, तो हमको उनसे वंचित नहीं करना चाहिए। प्राकृतिक ब्रीडिंग ही सही बात है, जिससे कि और जो नई पीढ़ी आएगी वो अच्छी आएगी। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करने से क्या होगा कि गाय को मालूम नहीं है और वो गर्भवती हो गई है, तो ऐसी जो संतान होगी उसके अंदर वो मूल्य नहीं हो सकते जिसको हम वेदों में पढ़ते हैं कि गाय के दूध का ये महत्व है, इसका ये महत्व है। वो उसका महत्व चला जाएगा, बछड़ा तो आ ही जाएगा, लेकिन वो महत्व चला जाएगा। दूसरा, जब एक संतान जन्म लेती है तो जरूरी नहीं है कि उसके वही बीज का ही गुण लेगी, वो तो हजारों पुरखों का कोई भी गुण लेके विकसित हो सकती है। इसलिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में भी कोई गारंटी इतना नहीं है। बाकी वो
प्रकृति के विरुद्ध का काम है। हमको प्राकृतिक ब्रीडिंग ही करवाना चाहिए, जो इसका अधिकार है। तो ये ऐसे अलग अलग गायों का वाड़ा है, बछड़ों का वाड़ा है, छोटे बछड़ों का वाड़ा है, और एक ऐसा भी वाड़ा होता है जहाँ जिस गाय ने दूध देना बंद कर दिया, अब जो गाय वृद्ध हो रही है या मान लो बीमार हो रही है, जिसका दूध नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि भाई अभी उनका दूध से ही संबंध है, दूध है या नहीं है, लेकिन वो गाय गोबर देगी, गौमूत्र देगी, कुछ नहीं देगी तो आशीर्वाद देगी। इसके लिए गौ पालन है। गौ पालन जो भारत में है उसके 4 आयाम है। एक आयाम है गौ पालन। पालन यानी आपको उसका पालन करना है। आपके घर में ही वो जन्म लेगी, जब तक दूध देगी, नंदी होगा नंदी बनेगा, बैल बनेगा बैल बनेगा, जो भी होगा उसकी एक आयु तक वो सेवा देगी, और अंत में जैसे वृद्ध हो जाएगी तब तक आपको मृत्यु पर्यंत उसका पालन करना है। इस चीज का नाम ही गौ पालन है। तो उसका सिर्फ लेन देन का संबंध नहीं है। हमारे घर में हम बच्चे का पालन करते हैं, वो जब तक जिएगा तब तक हम उसका बड़ा एक युवा कर देते हैं, फिर हम जब वृद्ध होंगे तो वो हमारा पालन करता है। ये पालन का कार्यक्रम है। गौ पालन शब्द का अर्थ ये है। और जब हमने गाय को पालन किया है तब उसके बाद हमको दूध में अधिकार मिलता है, वरना तो बछड़े का अधिकार है। तो 4 शब्दों को याद रखना होगा हम लोग को। एक है गौ पालन, यानी आपके घर में जन्म लेगी, आपके घर में ही उसको मृत्यु होगी, तब तक परिवार के सदस्य के तौर पर रहेगी। वो कोई दूध का ही सीधा संबंध नहीं है, हमारा माता और पुत्र का संबंध है। तो ये माता और पुत्र का संबंध हो जाएगा, उस चीज का नाम है गौ पालन। दूसरा है पोषण। जब आपने गाय को घर में रखा है तो आपके खेत का ही ऑर्गेनिक चारा दे करके अलग अलग, जैसे हम अपने बच्चों को अच्छा खिला करके उसको अच्छा करना चाहते हैं, वही चीज हमको गाय के साथ भी, बैल के साथ, नंदी के साथ करनी है। तो उसको अच्छे से अच्छा खाना देंगे तो दूसरा शब्द बनता है पोषण, यानी गौ पालन और उत्तम पोषण। तीसरा चीज है संरक्षण, कि जब हमने गाय को घर में रखा है तो ठंडी गर्मी बरसात से संरक्षण हो रहा है, शेर बाघ चीतों से संरक्षण हो रहा है। तो गौ पालन, पोषण, संरक्षण, और चौथा जो उसका मूलभूत अधिकार है वो है संवर्धन, यानी योग्य नंदी से, उसी की ब्रीड के नंदी से प्राकृतिक उसका संवर्धन होना चाहिए। हम गौ पालन कर रहे हैं, उत्तम पोषण दे रहे हैं, संरक्षण कर रहे हैं और योग्य संवर्धन कर रहे हैं। ये 4 काम जब हम कर रहे हैं, इस चारों काम को मिला करके जिसको कहा जाता है वही गौ सेवा है। गौ सेवा का ऐसे मैं व्याख्या करता हूँ। व्याख्या तो उसकी अनंत है, वेदों ने भी नेति नेति कहा इसको, लेकिन हम ये 4 को पकड़ ले और हमको अगर गौ सेवा करनी है, ये 4 में से कोई भी काम आप में शुरू कर जाइए। तो इस तरह से गौ सेवा है। और गाय को जिंदगी भर हमको पालना है। तो गाय का और हमारा जो संबंध है वो सिर्फ दूध, गोबर, गौमूत्र का नहीं है, वो हमारी माता है और हम उनके पुत्र है, ऐसा है। और डॉक्टर जयेश भाई, जिन्होंने पंचगव्य पर बहुत स्टडी किया है, उन्होंने ये बताया कि गाय तो पहले से माता है ही। वेदों ने बोला है गावो विश्वस्य मातरम। तो आपने घर पे रखी है तो आपकी तो माता है ही, मगर आपने कभी गाय के पास जाके ये स्वीकृत किया कि हाँ तुम तो माता हो ही, लेकिन आज से मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। और उसके बाद अब जब देखेंगे तब जाके कृपा बरसती है। वो इनके बहुत अध्ययन है उनका। तो ऐसे डॉक्टर हितेश जानी है, बहुत से लोग हैं जिन्होंने अध्ययन किया है, तो उन सब का भी हमको जानना चाहिए। ये गोबर जो है उससे पूरा 85 घन मीटर 85 का 2 गोबर गैस बनाया हुआ है। तो ऊपर से टंकी में गोबर डालेंगे, ये उसमें ऊपर आएगा, गैस बनेगा। तो दोनों गैस कनेक्टेड है 85 के, और दोनों का मिल करके गैस पूरे कैंपस में जाता है। तो गाय से हमको जो उसका हम लोग कहते हैं कि सबसे पहला जो प्रोडक्ट है तो वो दिए गौमूत्र, गोबर है। दूध है उसको हमको बाय प्रोडक्ट मानना है या प्रोडक्ट ही नहीं मानना है। जब हम उसका पालन पोषण, संरक्षण, संवर्धन कर रहे हैं तब बछड़े का भी अधिकार है और हमारा भी अधिकार मिलता है। जैसे हम अपने बच्चे को बड़ा करेंगे तो पहला पगार हमारे हाथ में देगा, वैसे दूध का अधिकार मानना है। बाकी हमारा दूध लेने का अधिकार है, छीनने का अधिकार नहीं है। उसको पालन तक की हमारी जिम्मेदारी है। और इसकी जो स्लरी निकलती है उसको आगे ऐसे स्टोर किया जाता है जो कि खेत में खाद के रूप में काम आएगी। ऐसे अलग अलग स्टोरेज किया जाता है। इस स्लरी को आप खेत में 90% पानी, 10% साथ में ये दे सकते हैं और सूखा करके भी दे सकते हैं। तो ये
गोबर से निकली हुई स्लरी का दो काम हो गया। एक, हमने गोबर डाला तो हमको गोबर गैस मिल गया, साथ में ये कंपोस्ट भी मिल गया, तो दो उपकार हो गए हमारे ऊपर। तो ये कंपोस्ट बनाने की फैक्ट्री भी कह सकते हैं। तो इस तरह से गायों के अलग अलग इसमें वाड़े हैं और आगे हमारी प्राकृतिक कृषि है। हमारी गाय अभी बाहर चरने गई है, जो मिल्किंग में है, और जो बछड़े हैं, कोई वृद्ध हैं, उनको यहाँ पर रेस्ट करना है, आराम करना है। जैसे मानव में सीनियर सिटीजन को बहुत सारे लाभ मिलते हैं कि उन्होंने अपनी वर्किंग आयु में बहुत काम दे दिया है, तो गौ पालन में भी यही है कि गाय, बैल, नंदी जिन्होंने अपने कार्यकाल में हमको और पूरी प्रकृति को बहुत सेवा दी होती है, तो जब उनकी वृद्धावस्था हो जाए तो हमको वृद्ध गाय, वृद्ध नंदी, वृद्ध बैल को सीनियर सिटीजन और हमारे आदरणीय की तरह ही हमको उनको रखना है। इस चीज़ का नाम है गौपालन, गौ सेवा। ये गाय के आधारित होने वाली खेती का ही ये एक खेत है, जिसमें हम लोग यहाँ पर गौ माताएं वहाँ अधिक होने से अधिकतर गायों का चारा ही हम लोग यहाँ पर उगाते हैं। ये रंजका है जो गाय का एक चारा है, आगे नेपियर घास है, और खेतों के चारों ओर अलग अलग फलों के भी पेड़ होने चाहिए, और पूरा जो खेत की बॉर्डर है वो पेड़ों से होनी चाहिए। यानी एक गिलहरी खेत की बॉर्डर से चलना शुरू करे तो पेड़ों से होते हुए जहाँ से निकली वहाँ तक आ सकनी चाहिए। ऐसा किसानों ने बहुत अनुभव करके ये बात बताई है। तो जब हम गाय रखते हैं तो हमारे पास खेती है, तो हम अपनी गौ माता को भी ऑर्गेनिक चारा दे सकते हैं। और इसका फ़ायदा ये है कि इसके जो पत्ते हैं और डंडी एकदम पतली होती है, इसकी जो डंडी है चारे की एकदम पतली होती है, पत्ते अधिक होते हैं। वरना अगर केमिकल से खेती करेंगे ना तो ये चारा बहुत लंबा हो जाएगा, पत्ते बहुत कम हो गए, डंडी बहुत मोटी हो जाएगी, तो उनको पसंद तो नहीं होता है, लेकिन गौ माता को डाले तो कुछ नहीं है तो खाना पड़ेगा। तो अपनी गायों को, नंदी को, बैल को अच्छे से अच्छा भोजन हम कराएं, वो भी हमारा फर्ज बनता है। ये पूरा कंपोस्ट खाद बनाने का प्रकल्प है, जिसमें देशी गाय के गोबर को बेड 4x8 का ऐसे बेड बना करके कंपोस्ट किया जाता है। साथ में लिग्नाइट, परलाइट, कच्छ का कोयला, अनेक ऐसे प्राकृतिक मिनरल्स, मिट्टियाँ डाल करके उसको तैयार किया जाता है। जैसे कि ये सभी मिट्टी है, ये कच्छ का कोयला है, लिग्नाइट, जो पेड़ दब गए थे उसी का ये कोयला है, और जो सामने बेड दिख रहा है उसे कंपोस्ट किया जाता है। और गोबर के कंपोस्ट को ऐसे छान करके फिर अलग अलग लेयर्स में उसको तैयार किया जाता है। सब कुछ मिलाने के बाद बैक्टीरियल कल्चर भी मिलाया जाता है, तो जो तत्व है, तत्वों को पहुंचाने वाले बैक्टीरिया कल्चर भी दिया जाएगा, तो ये पूर्ण खाद बनता है। ये भी एक मिट्टी है। और बैक्टीरियल कल्चर के लिए NPK, खट्टी छाछ, जीवामृत, वर्मी वॉश, ये सारे प्रवाही लिक्विड दिया जाता है। ये गौ कृपा अमृत है, वो सभी प्रवाही खाद से डालते हैं। इसमें जो मिक्स करते हैं मेन मटेरियल वो ये है, ये हमारा सब कुछ मिक्स किया हुआ सुपर कंपोस्ट खाद है, जिसमें गाय का गोबर कंपोस्ट मेन रहेगा, साथ में ये रॉक फॉस्फेट और लिग्नाइट, नीम की खली, गेरू, जिप्सम, राख, प्रेसमड और परलाइट, ये उसको ऐसे सब मिक्स करके ढेर लगा करके रखा है। ये सारे तत्व आपको इसमें दिखेंगे। इसको मिक्स करने के लिए
यहाँ ऐसे एक एक चीज़ों का लेयर डाला जाता है। गोबर, वो सारे तत्व जो देखे सबको यहाँ बारी बारी डाला जाता है। फिर इसको मिक्स करके ये स्क्रू में गोल गोल जाएगा, आगे मिक्स हो जाएगा। फिर ऊपर जो टंकी है उसमें सिर्फ पानी नहीं होता है, परंतु ये सारे बैक्टीरियल कल्चर का प्रवाह ही होता है जो इसको नमी देगा और अंत में जाकर के उसकी बैग भर जाएगी। तो ये हो गया सुपर कंपोस्ट, यानी अनेक सारे तत्व, जो मुख्य तत्व, गौण तत्व, सारे पोषक तत्व, साथ में बैक्टीरियल कल्चर। और इस मशीन में जो राजस्थान की रॉक फॉस्फेट मिट्टी होती है उसको और गोबर कंपोस्ट को लेकर के यहाँ पर ये पेलेट्स बनाए जाते हैं, दाना है। ये मशीन गोल गोल घूमती है और दाने तैयार करती है। तो डीएपी का हमारा नेचुरल सोर्स बन गया ये। तो खेत में आप कोई भी क्रॉप लगाए तो ये वो खाद चाहिए, और जब दाना फल फूल लगेगा तब ये खाद चाहिए। दोनों का ऑप्शन प्रकृति में मिल रहा है। गौमूत्र का उपयोग कर रहे हैं, जीवामृत का उपयोग कर रहे हैं, तो आपको यूरिया लाने की भी जरूरत नहीं है। तो इस तरह से ये पूरा पैकेजिंग यहाँ पर आता है और उसको यहाँ कलेक्ट किया जाता है। छोटे बड़े दाने अलग करने के लिए ये ऐसा एक मशीन होता है जो हिलता रहता है। एक बड़े दाने उससे छोटे इस तरह से निकल सकते हैं। और ये इधर दानेदार खाद का ही है, ये वाला। तो इस तरह से दाने बन जाते हैं। तो ये जो प्लांट है, हर एक गांव को इतने प्लांट की जरूरत है, क्योंकि हर एक गांव के चारों ओर कितने सारे खेत हैं, सबको इस मटेरियल की जरूरत है, ऐसे कंपोस्ट खाद की जरूरत है। जब ये कंपोस्ट खाद जमीन में जाएगा, सारे तत्वों की पूर्ति होगी, तब जो पौधा उसमें से बड़ा होगा वो तत्व लेके बड़ा होगा, उसको रोगों के सामने लड़ने की ताकत आएगी, तो आधा टेंशन कम हो जाएगा। और अभी हम जो कह रहे हैं कि सभी सब्जियों में से उनका स्वाद चला गया, बाजरी में से, गेहूं में से उसका स्वाद चला गया, क्योंकि तत्व नहीं है। जब ये सारे तत्व जाएंगे तो सभी सब्जियों के, फलों के स्वाद, टेस्ट आ जाएंगे, क्योंकि जिसमें जितने तत्व उतने उसका टेस्ट रहता है और इम्यूनिटी होती है। तो ये जो है खाद, वो असल में हमको इम्यूनिटी देने का कार्यक्रम है। तो जब खेत में ये खाद जाएगा तो खेत के अंदर सारे तत्व आएंगे, वो पौधे में आएंगे, पौधे में से दाने में आएंगे, सभी तत्व हमारे शरीर में पूर्ति होगी, तब जाके हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। यानी जंगल में हम लोग का डिजाइन जंगल में बना लाखों साल पहले। तो जंगल में खाना कैसे बनता है कि सारे जो पेड़ है उनके पत्ते जमीन में गिर जाएंगे और सारे पशुओं के गोबर, गौमूत्र सब उसमें मिलेंगे। सुबह जब ओस लगेगी तब उसको पानी छिड़काव होगा, इस तरह से वहाँ कंपोस्ट बनेगा। और ये हर साल प्रक्रिया होती है। तो जंगल की जमीन मल्टी मिनरलाइज होती है। उस डिजाइन को ध्यान में रख के हमारे बॉडी की डिजाइन लाखों साल पहले जंगल में बनी है। फिर हम गांव में आ गए, गुफा से गांव में आए, तब ऋषियों ने हमको फिर बताया कि गोबर का कंपोस्ट बनाओ, साथ में हरा सूखा कचरा डालो और अपनी जमीन को समृद्ध रखो, जंगल के जमीन की जैसी। अभी जो हम खेती कर रहे हैं वो सिर्फ केमिकल से कर रहे हैं, जिसमें जमीन में कोई तत्व नहीं है, पौधे में तत्व नहीं है, खाने में तत्व नहीं है। जब ये जो ऑर्गेनिक खेती है वही हमारे लिए उद्धार का, बैक्टीरिया से लेकर सभी जीवों का उद्धार का कार्यक्रम है। जब तक ये नहीं जाएगा खेत में, तब तक किसी का कल्याण नहीं होने वाला। अगर किसी को डोनेशन करना है दुनिया में कि भाई मुझे, मेरे पास पैसा है, मुझे डोनेशन करना है, तो सबसे बड़े डोनेशन की वस्तु ये है, किसी के भी खेत में ये मल्टी मिनरल आप ऐसे खाद डालो, गाय के गोबर का कंपोस्ट खाद डालो, वो माइक्रो बैक्टीरिया से लेके सभी जीवों को और ऊपर उगने वाले चारा से खाने वाले सभी जीवों का कल्याण करता है। तो ये धरती का मूल मटेरियल है, ये सबसे बड़ा उपकारक मटेरियल है। ये सभी अलग अलग तत्वों के बनाए जाते हैं। फॉस्फोरस युक्त खाद, सूक्ष्म पोषक तत्व, माइक्रोजाइम, पंचगव्य, ह्यूमिक एसिड, नीम प्लस। तो गाय, खेती, प्रकृति और मानव ये जुड़ जाए तो अनेक उत्पादन हो सकते हैं। ये वैदिक प्लास्टर बनाने का एरिया है। तो यहाँ ऐसी जो 25 किलो की बैग होती है वो वैदिक प्लास्टर यानी गोमय लिपण उसको नाम दिया है।
गोमय लिपण, गोमय यानी गोबर, गोबर का लीपा है, तो ऐसा वो प्लास्टर बन जाता है। तो रेत और ये पाउडर मिक्स करके प्लास्टर कर देना है, फिर अकेला पाउडर से इसको पुट्टी की तरह पॉलिश लगा देना है। इसमें ये 4 चीजें हैं, चूना है, चाइना क्ले या चिकनी मिट्टी ले सकते हैं, जिप्सम और गोबर का पाउडर, और चारों को मिलाएंगे तो ये हो जाएगा। इस तरह से बनता है। यहाँ जितने भी विभाग है सब में सिखाया भी जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। ये हमारे कुंभार का काम होता है, लोहार का काम होता है, सुथार का काम होता है। ये तीनों काम जो गांव को समृद्ध करते हैं। कुंभार ये सभी मिट्टी के ऐसे चिड़िया के घोंसले वगैरह बनाते हैं, पानी पीने के बनाते हैं। तो हम जब प्रकृति के साथ रह रहे हैं तो हमारे साथ सबका भी अधिकार है, सबको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। ये लोहार का काम है, सुनार की, एक लोहार की। ये भट्टी है गरम करने की, ये प्रेस करता है, ये लेथ का मशीन है। तो गांव के अंदर लोहार, सुथार, कुंभार सब मिलकर के एक दूसरे से जो काम करते थे, सबका साथ था और उसी में सबको संतुष्टि और सबका विकास था। ये सभी औजार यहाँ पर बनते हैं। जैसे अपने गांव में ही लोहार होगा, तो जब लोग पहले सीधा आता था ऐसा यहीं से पट्टी, तो लोग जब नीचे से कुछ घास काटे तो उसके ये छिल जाते थे। फिर एक स्टेप नीचे आया और तो अब ये जो काटेंगे तो उनके हाथ ऊपर रहेंगे और घास कटेगा। तो गांव में ही लोहार है तो हम उसको शाम को ही बता सकते हैं कि ये दिक्कत हुई, तो दूसरे दिन डिजाइन चेंज कर देगा। अब वो कहीं और से हमारे साधन आ रहे हैं, हम लोग इधर परेशान है, तो डिजाइन कब चेंज होगी। तो गांव में ये सब होना जरूरी है। ये सुथार का काम है, यहाँ पर लकड़ी के सारे काम हो रहे हैं। ये बिना मशीनरी का एक लकड़ी का मयूर बनाया है, तो बच्चे इससे खेलकर बड़े हो जाए तो 2 फायदा है। बच्चे प्रकृति के पशु पक्षी के खिलौनों से खेलकर बड़े होंगे, तो बड़े होने के बाद उनको उनके प्रति आकर्षण रहेगा। और इसमें इतना ही लकड़ी फ्री है, बाकी सब फिक्स है। और ये एक देखने जैसी वस्तु है कि पंखा लगाना हमारा अधिकार है, मगर चिड़िया उससे मर न जाए तो ऐसी जाली लगाना हमारा फर्ज है। हमको अगर सुशोभित रखना है तो अच्छी लगाए जाली, बहुत पैसे की है तो चांदी के लगाओ, सोने की लगाओ जाली, लेकिन पंखे के साथ जाली का होना जरूरी है। तो ये निर्दोष पंछी मर रहे हैं, वो न मरे। यहाँ पर ऐसे पेड़ों के ट्री गार्ड बनाए जाते हैं, जिसकी गोलाई भी बहुत बड़ी है, ऊंचाई भी प्रॉपर है, तो इससे पेड़ उगने का अच्छा चांस है। और दूसरा, इसमें सेलिंग किया जाता है तो मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, इसमें कोई प्रॉफिट वाला मामला नहीं है, तो उसके हिसाब से लोग ज़्यादा ले सके। हाँ, ये गोबर क्राफ्ट का विभाग है। यानी हैंडीक्राफ्ट में तो बहुत सारा मटेरियल था दुनिया में, अभी जो है ये गोबर का क्राफ्ट है, यानी गोबर ही एक हैंडीक्राफ्ट के रूप में उभर के बाहर आया है। ये पूरा गोबर से सारी चीज़ें बनाने का है। ये जैसे ये इधर देखिए, ये वो है गोबर के गमले बनाने का है। गोबर के जो छोटे बड़े गमले बनते हैं, जैसे ये ऊपर पड़े हैं, तो इसमें कोई भी बीज हम डाल दे गमले में और थोड़ा मिट्टी खाद डाल करके गमले सहित जमीन में बो देना है। तब जब पौधा बड़ा होगा तो ये गोबर उसको बहुत सारी इम्यूनिटी देगा। जैसे हम बच्चे को अलग अलग इम्यूनिटी की इंजेक्शन दिलाते हैं, ये लकड़ी बनाने का मशीन है जिससे कि गोबर की ऐसे लकड़ी बनती है। ये प्रेस मशीन है, जो घड़ी, जैसे ये घड़ी का डाई है, उसमें से गोबर भर करके और घड़ी ऐसे प्रेस करेंगे तो एक घड़ी का मॉडल बाहर आ जाता है। ये जो है वो घड़ी का एक फ्रेम है। बीच में ऐसा मशीन बैठा सकते हैं इसको। ये गोबर को मिक्सिंग करने के लिए एक आटा बनाने की मशीन है। गोबर है, मैदा, लकड़ी, उसको फिक्सिंग के लिए।
इससे बन जाएगा आटा हमारा और ऐसी घड़ी सब तैयार हो जाएगी। ये उसको घिसने के लिए है, इलेक्ट्रिक से चलता है ये। तो इस पे हम कोई भी ऐसी चीज़ों को घिस के पॉलिश कर सकते हैं। ये सभी कुंवर के अलग अलग वस्तु है। और ऐसे क्यूब मशीन है, ये दिया बनाने का मशीन है, हैंड प्रेस करके सब कुछ बनता है ये। और इसको यहाँ पर बनता कैसे ये देख सकते हैं, यहाँ से सबसे पहला गोबर का जो मोल्ड बनता है ऐसा रफ रहेगा, इसको घिसेंगे तब ऐसा हो जाएगा। फिर चौक पाउडर, सेनालिस पाउडर से इसका लिपाई होगा, एक बार लिपाई एक बार घिसा, ऐसे 2-3 बार करेंगे। उसके बाद फिनिश करने के लिए ऐसा कलर लगाया जाएगा, फिर इसको डेकोरेशन कर सकते हैं, ये तोरण तैयार हो जाएगा। ये गोबर, तोरण, राखी सब कुछ इससे बनता है। यहाँ पर फाइनल स्टेज में इसको कलर वगैरह करके डेकोरेशन करके तैयार किया जाता है। और ये पहली बार की, दूसरी बार की, तीसरी बार की, इस तरह से लापी, सुखाने के बाद घिसाई, ये काम चलता रहता है। तब जाके फाइनली उसके ऊपर कलर करके डेकोरेशन किया जाता है। यहाँ पर ये पंचगव्य का उत्पादन हो रहा है। ये गोबर से बनी हुई धूप बत्ती है। तो इसमें गाय का गोबर, कपूर, घी और हवन की सामग्री डाल के बनाया जाता है। ये जब जलेगी तब इसका धुआं हमारी सांस में जाएगा, तो ये हमको नुकसान तो बिल्कुल करेगा ही नहीं, बल्कि फायदा करेगा। तो गाय के सभी चीज़ों को, गोबर को, गौमूत्र को पवित्र बोला, यानी आज के विज्ञान ने भी साबित किया है, पेटेंट भी ले रखी है दुनिया ने। तो एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी वायरल, एंटी फंगल, एंटी टॉक्सिक, ये सभी एंटी को मिला करके ऋषियों ने एक शब्द दिया था कि पवित्र है। तो हमको जिसमें समझना समझ सकते हैं, लेकिन वस्तु ये शुद्ध है और प्राकृतिक है और हमको उपकार देने वाली चीज़ है। तो इसको हम धूप बत्ती घर में जलाएंगे, ये धुआं हमारी सांस में जाएगा तो फायदा है। ये गोबर के कंडे हैं, रोज सूर्यास्त होते ही हवा में माइक्रोबैक्टीरिया बढ़ेगा। 2 कंडे जला करके हम पूरे घर में धुआं फैला देंगे तो पूरे घर के वायु को शुद्ध कर देगा। तो हमको सैनिटाइज करने के लिए 2 कंडे ही काफ़ी है। ये है गोबर मिट्टी का नेचुरल साबु, जो गोबर, मिट्टी और औषधीय सामग्री से बना है। ये हमारे स्किन के ऊपर प्रोटेक्शन को नहीं मारता है, इसके बदले प्रोटेक्ट करने में फ़ायदा करता है और शुद्ध तो करेगा ही करेगा। और ये जो वाटर टैंक है, जो पूरा स्टेज दिख रहा है ना, ये पूरा वाटर स्टोरेज टैंक है। ये हमारे प्रफुल्ल भाई है, जो यहाँ के चीफ एग्जीक्यूटिव अकाउंटेंट हैं, सीनियर हैं। तो ये पूरा हमारे अकाउंट संभालते हैं। और ये पूरा वर्षा का जल संग्रह करने का है। जो ऊपर में पूरा जो हॉल है, सारा पानी यहाँ आके जमा होगा। तो ये पानी हम पिए, औषधियाँ बनाए, खाना बनाए, तो यही हमारे शरीर को ठीक रखता है। तो ये 70% हेल्थ इंश्योरेंस रेन का वाटर फ्री में देता है। ये एक ड्रायर है, जिसमें कुछ सुखा सकते हैं, ये हवा उसको फैन बाहर निकालेगा। और ये फार्मेसी हमारे गुजरात सरकार में लाइसेंस की हुई है। और ये जीवन विद्या मध्यस्थ दर्शन को देने वाले आदरणीय नागराज जी की फोटो है, जिन्होंने पूरे अस्तित्व का साक्षात्कार किया और धरती को जीवन विद्या दिया। ये जय कृष्ण इंद्र जी है, जो कच्छ के एक महान वैद्य थे। तो ये पूरा जो भी हम काम करें तो ऐसे महापुरुषों को याद रख के काम करें, ऐसा भाव से ये सब नाम दिया हुआ है। यहाँ पर गौमूत्र का बन रहा है अर्क, और यहाँ पर ये मालिश का तेल। तो समझाइए श्याम जी भाई थोड़ा इसके बारे में।
तो अभी हमने जो मालिश तेल बना रहे हैं, तो मालिश तेल जो बना रहे हैं इसमें तिल का तेल डाला हुआ है, वो 3 लीटर 300 ml है। सरसों का तेल है 3 लीटर 300 ml है। इसके अंदर नीरगुंडी की पत्ती है, आक की पत्ती है और धतूरा भी है। और उसमें राई मेथी अजवाइन 270 ग्राम 270 ग्राम सब डाला हुआ है। आक की पत्ती 50 नंग ली हुई है। इसमें कपूर भी डालेंगे, लहसुन भी डाला है। तो पूरी तरह से ये सुबह से 9 बजे शुरू किया, अब तक ये 90% बन गया है। तो ये जोड़ों के दर्द के लिए, सभी प्रकार के दर्द है हमारे, इस दर्द में ये तेल हमारा काम आता है। पूरा तेल ऑर्गेनिक भी है, आप देख सकते हैं ये औषधियाँ भी, और तेल का कलर भी आप देख सकते हैं। जो भी है वो उसके मूल तत्व डालकर ही इसमें डाला जाता है, मतलब वो आर्टिफिशियल फ्लेवर डाल के फ्लेवर डाला हुआ नहीं है, ये पूरा आयुर्वेद पद्धति से, देसी पद्धति से बना हुआ अपना मालिश का तेल है। जोड़ों के दर्द वालों ने उसका उपयोग किया था, उनका क्या फीडबैक? बहुत लोगों जो मिल रहा है परिणाम, तो 100% ही कह सकते हैं हम परिणाम मिल रहा है। जैसे घुटन दर्द है, जिसको चलने फिरने में दिक्कत है, जब सीढ़ी नहीं चढ़ पा रहा है, उन लोगों सबको वो बेनिफिट मिल ही रहा है, उसको तुरंत राहत मिलता है। ये हमारा तेल है, तुरंत ये सब इसमें गर्म ही डाली हुई ये सब औषधियाँ ही है, तो तुरंत हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन कम है उसको थोड़ा बढ़ावा देके तो धीरे धीरे अपने जो स्थिर जो व्यवस्था है उसके अंदर घुस के तेल को, और तेल बढ़ाने के बाद, तेल लगाने के बाद पूरा जो शरीर है सही हो रहा है। जैसे घुटने दर्द कई लोगों को है, घुटना दर्द है तो लगाएंगे तो तुरंत राहत मिलती है। कमर दर्द है, सर्वाइकल है, जोड़ों के दर्द, पूरा दर्द अभी जो है ठंडी के हिसाब से हमें जो जकड़ जाता है उसमें भी लगा सकते हैं ये। और एक साथ में जो अर्क है, हाँ, साथ में हम पीड़ांतक अर्क है वो भी दे सकते हैं, तो जोड़ों का दर्द है उसमें भी काम आता है। सहजन अर्क है, वो सब पानी और गौमूत्र से बना रहे, ये गौमूत्र अर्क है, डिस्टिलेशन प्लांट है अर्क बनाने का। इसके अंदर ये है गौमूत्र डाला हुआ है, बीच में थाली रखी हुई है, ये पानी का फ्लो आने जाने का है। ये पूरा गोबर गैस से चलेगा, ये हमारा पूरा गोबर गैस से और चलता ये है। टंकी भी अपना लोहा स्टेनलेस स्टील से बना देगा, ग्रेड अच्छे वाली। ये पूरा प्राकृतिक हो गया, तो हर कोई व्यक्ति कर सकता है। यहाँ पर सभी कंडे वगैरह बनता है, धूप बनती है, साबुन बनता रहता है। हवन के कंडे, ये हमारे संजय पुरी जी है, यहाँ बहुत सालों से काम कर रहे हैं, 7, 8, 10 सालों से। और ये मोबाइल की एंटी रेडिएशन वाली चिप्स गोबर की टिकड़ी है, तो इसको पेटेंट भी मिली हुई है भारत सरकार की। ये इलेक्ट्रिक से चलने वाला गौमूत्र के अर्क बनाने का मशीन है, तो वो जिसके खेत हैं और वहीं पर वो गोबर गैस से और अपनी स्टेनलेस स्टील वाली लोहार ने बनाई हुई टंकी से बना सकते हैं। अगर किसी के पास लाइट और ये सब मशीन लेने की व्यवस्था है तो इसमें भी वो बना सकते हैं। तो सभी मॉडल है, क्योंकि हम लोग को तो इसका प्रशिक्षण करने का मुख्य उद्देश्य है, तो ऐसे ही रखते हैं कि ताकि आम व्यक्ति कोई भी कर पाए इसको। ये ग्वाशा थेरेपी, सेल थेरेपी, पंचगव्य, आयुर्वेद और मालिश की थेरेपी से यहाँ पर लोगों को ठीक किया जाता है। तो ये जो है एक लॉजिंग बोर्ड है, जिसको कमर की तकलीफ जैसे होती है आजकल लोगों को, L5, L4 कमर की दर्द हर एक को, क्योंकि हम कुर्सी में बैठ के खाना खाते हैं, कुर्सी में ही जीना जीते हैं, तो कमर तो बेचारी जानी ही जानी है। तो इसके लिए सामजी भाई थोड़ा एक प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे कि आपके घर में अगर ऐसा चौकी सेट बेड तो रहता ही है, एक क्लैंप लगा करके ऐसा पटिया फिक्स कर सकते हैं, फिर उसको जब चाहे निकाले जब चाहे लगा ले। रोज इसकी एक एक्सरसाइज करेंगे तो इससे क्या फायदा होता है, जरा ये प्रैक्टिकल देखते हैं उसका। तो किसी को भी इसके ऊपर पहले सो जाना है नॉर्मली, और ये सामजी भाई ही यहाँ पर ट्रीटमेंट देते हैं जोड़ों के दर्द की, ग्वाशा जिसको बोलते हैं।
तो एक पैर ऊपर जाएगा और एकदम यहाँ पर से सीधा हो गया और दोनों हाथ पीछे, ये वाला पैर नीचे जाएगा। ये सामजी भाई तो हमारे आयुर्वेद पंचगव्य के और एक्सपर्ट है, इसलिए इनका पैर इतना सीधा हो रहा है। अगर कोई ट्राई करेगा तो पहले दिन तो इतना टेढ़ा रहेगा और ये पैर ऐसे इतना रहेगा, तो यहीं पर रिपोर्ट आ जाता है शरीर में इतनी जकड़न है, इतना जोड़ों का दर्द है। तो धीरे धीरे रोज रोज करने से एक पैर को 5-10 मिनट अपना जितना क्षमता है शरीर की उतना रखना है, फिर दूसरा पैर पलट लेना है। हाँ, थोड़ा इधर खिसक करके दूसरा पैर लगा देना है। और किसी को अगर शुरू में पैर दूर रहता हो तो धीरे धीरे रोज उसको थोड़ा थोड़ा ऐसे पट्टी बांध करके किया जाता है और इधर भी थोड़ा वजन बांध करके नीचे रहा जाता है। इससे क्या होगा कि हमारा जो ब्रेन है और हमारा कमर का लास्ट मणका उनमें स्ट्रेचअप होगा, तो एनर्जी का फ्लो कहीं भी रुका है तो वो आगे आएगा और आगे के मार्गों को ठीक करेगा, जो रोग भी है उनको भी ठीक करेगा। ये सेल थेरेपी का बहुत अच्छा पॉइंट है ये। और ये सारे मेरिडियन सेल थेरेपी के दिए हुए है कि कहाँ कहाँ कौन सा पॉइंट है। हाँ, और ये जैसे हाथ है L1 हार्टना, तो ये लंग्स का पूरा दिया हुआ। अगर किसी को जैसे अटैक आता है तो हम लोग बोलते हैं ना इसको ऐसे टैपिंग मारने का, तो तुरंत हो जाएगा ठीक। एक प्रेशर पॉइंट, और ये वासा में उसके ऊपर रगड़ करेंगे ना तो भी ये जैसे ST हार्ट, तो एक इंसान के शरीर को बिना खोले भी ठीक किया जा सकता है और वो तंदुरुस्त रह सकता है। तो सेल थेरेपी उसका पूरा नाम है, सेल टिश्यू ऑर्गन सिस्टम बॉडी। तो पूरे बॉडी का जो रूट है वो सेल है, सेल के अंदर भी इंफॉर्मेशन के तौर पे रोग रहता है, उसको ऐसे मालिश के द्वारा ठीक किया जाता है। ये अच्छे से अच्छी थेरेपी है। धन्यवाद समझी भाई। यहाँ पर एक हमारे वैद्य राज बैठते हैं, डॉक्टर दीपक भाई, जो आयुर्वेद और पंचगव्य की ट्रीटमेंट से लोगों को नाड़ी वैद्य के तौर पे चेक करते हैं। चेक करना निःशुल्क है, बाद में उनको कुछ खरीदना है तो मॉल से खरीद सकते हैं। तो ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट और आयुर्वेद का निदर्शन है, मार्गदर्शन। ये गाय खेती प्रकृति प्रोडक्शन और गांव को जो सबसे अच्छा उपयोग में आने वाला एक कृषि उत्पाद मूल्यवर्धन केंद्र है ये। यानी गांव का किसान उत्पाद करता है सभी, जैसे गेहूं उगाया ट्रके भर के ट्रेलर भर के बेच देंगे। शहर में जाके क्या होगा, उसकी ग्रेडिंग होगी, सफाई होगी, पैकिंग होगी, नया मार्का लगेगा। उसके बदले गांव में ही ऐसा एक कृषि उत्पाद मूल्यवर्धन केंद्र बना दिया जाए, सभी अपने किसान वहाँ अपना अनाज सफाई करें, ग्रेडिंग करें, अपना ही लेबल लगाए, गांव की किसान मंडली का लेबल लगाए। इनका गेहूं बाजरा कोई खाएगा, उनका नंबर भी लिखा है, अगले साल अच्छा लगेगा तो किसान को फ़ोन करेगा कि भाई हमको ऐसा आपका बाजरा गेहूं खाया अच्छा लगा, हमारे लिए आप इस बार 100 किलो करिएगा। तो फैमिली फार्मर को जो जोड़ने की बात है वो इससे सिद्ध हो सकती है। और किसान ने जो महीनों भर खेत में मेहनत की, तो थोड़े दिनों ऐसे उत्पादन मूल्यवर्धन के साथ केंद्र के साथ काम करेंगे तो उनको पूरा पैसा मिलेगा। तो ये केंद्र में कैसा कैसा है ये देखते हैं थोड़ा। जैसे कि ये वाली अनाज सफाई की मशीन है, इसमें कोई भी अनाज को हम सफाई कर सकते हैं, उसके बाद उसके ग्रेडिंग कर सकते हैं, छोटे दाने बड़े दाने इस तरह से। तो जैसे जैसे ग्रेडिंग होगा तो सबका अलग अलग भाव भी मिलेगा, तो किसान को अपनी मेहनत का पूरा पैसा मिलेगा। मतलब किसान को गाड़ी बंगला होना चाहिए उसके पास भी, वो मेहनत कर रहा है, लेकिन वो खेत के अंदर मेहनत करने से नहीं मिलेगा, मेहनत यहाँ भी करनी पड़ेगी। तो गाँव अपना जो प्रोडक्ट हैं उसको ऐसे मूल्यवर्धित करके बेचें और सभी किसान थोड़े जुड़ जाए तो अपनी एक मंडली भी बना सकते हैं। और आजकल सरकार भी लोन दे रही है, अच्छे लोग हैं वो भी उनको पैसा दे सकते हैं कि उनको किसानों को मदद करने के लिए सब लोग तैयार है, क्योंकि खाना तो सभी खाते हैं। तो किसान को जगत का तात बोला है, ठीक है। तो ये अनाज की सफाई ग्रेडिंग का मशीन है। ये सेंधा नमक की जो पत्थर वगैरह होते हैं उनको पीसने वगैरह की ये पल्वराइजर है। गांव में जो मसाले होते हैं जैसे धनिया बना, जीरा बना, तो
तो उनको मसालों को भी पीस करके तैयार गांव में किया जा सकता है, उसका पैकेज करके वो बेच सकते हैं। फिर अलग अलग अनाज, धान, कठोल, उनकी पिसाई हुई, उनमें से जो कुछ छोटे बड़े दाने निकलेंगे उनको भी ये आटा बनाने का एक मशीन है। तो इसमें वो सारे अनाज, कठोल, ऐसे जो अच्छे अच्छे धान हैं उनको आटा बना करके थोड़ा गुड़ पानी मिला करके, ये चक्की है एक छोटी सी, जिसमें गाय, भैंस, सभी पशुओं के लिए हम ऐसा चारा बना सकते हैं। तो ये पैलेट्स का भी ऐसा एक मशीन होता है। तो गांव में देखा जाए तो सबके घर में कोई ना कोई गाय, भैंस, जो भी पशु है, चारा तो सबको चाहिए। तो बाहर से उनके तक आते आते 50 रुपये की चीज़ 75, 100, 150, 200 की हो सकती है, जिसमें उनका रुपया ज़्यादा जा रहा है। उसके बदले गांव में ऐसी एक मशीनरी का प्लांट बना ले तो पूरे गांव के सारे पशुओं का चारा वो खुद ही निर्माण करे और सबको बेचे। तो अच्छा से अच्छा क्वालिटी का चीज़ दे सकते हैं, कोई मिलावट भी नहीं कर सकते, एक दूसरे के विश्वास से चलेगा और गांव के पशुधन भी समृद्ध होंगे। तो ये सुखी होने का जो मार्ग है और साथ में पैसा भी हो, ऐसा एक अच्छा सा मार्ग बन सकता है। ये यहाँ पर तेल की घानियाँ है, जिसको तेल बनाने के लिए मशीन है। तो आजकल सबको मालूम है कि भाई ये रिफाइन और सभी अलग अलग जो पैकेट्स के तेल आते हैं उनको खाने से बहुत नुकसान है। इसके बदले किसान अपने गांव में ही ऐसी एक आध लाख, 1.5 लाख की ऐसी मशीन मिलती है। ये मशीन तो 20,000 की मिल जाती है, 25 की मिल जाती है। तो ऐसी मशीन लगा करके गांव में ही लोगों को तेल निकाल करके दे, क्योंकि जैसे गांव में ही पिसा हुआ शुद्ध मूंगफली का तेल, शुद्ध तिल का तेल खाने का सबको इच्छा है। लेकिन जब तक गांव में ऐसी घानी नहीं है, मशीन नहीं है, तब उनको मिल नहीं रहा है, तो लोग रेडीमेड ले रहे हैं। इसके बदले गांव में ऐसा मशीन हो तो सबको महीने का, 15 दिन का, सप्ताह का जितना तेल चाहिए वो निकलवा ले और अपना मूंगफली का तेल, तिल का तेल खा सकते हैं, जिसके कारण वो उनको जो तेल के संबंधी रोग हो रहे हैं उनसे वो बचे जा सकते हैं। और सबसे छोटा मशीन ये है, 20-25 हज़ार में मिल जाता है। तो गली में अगर 10 घर हैं, 10 घर वाले 2-2 हज़ार निकालेंगे तो 20-25 हज़ार रुपया करके अपना एक खुद का मशीन ले सकते हैं। सबको इसकी रोज तो जरूरत नहीं है, तो सभी लोग अपने अपने सप्ताह का तेल निकाले और आप अच्छे से अच्छा तेल खा सकते हैं। तो सबको साथ मिल करके कुछ अच्छा सोचना पड़ेगा, तब जाके सबका ही कल्याण होगा। मैं अपने घर में सुखी, आप अपने घर में सुखी, कुल मिला करके सभी दुखी। इसके बदले सबको साथ मिलना पड़ेगा और अपने कल्याण के लिए करना पड़ेगा। और ये सब क्यों चिंता करनी पड़ेगी कि हम कुछ नहीं करेंगे तो भी 100 साल तो ये शरीर चल जाएगा, 100 के बदले 60 साल चल जाएगा। लेकिन हम जो नई प्रजाति पैदा करेंगे वो भी निर्माल्य प्रजाति पैदा होगी। तो हमारा तंदुरुस्त रहना फर्जियात है, कंपलसरी है। तो ऐसे किसान जो है वो ट्रॉलियां भर भर के मूंगफली की बेच देगा और बाजार से डब्बा लेके आएगा, तो कितना गलत काम कर रहा है। तो हम तो कहते हैं कि भाई अपने गांव में ऐसी लगाइए, तो जितनी आटा चक्कियां हैं उतनी इस चक्की भी जरूरत हर एक गांव में अंदर है। तो ये है कृषि उत्पाद मूल्यवर्धन केंद्र। ऐसे केंद्र की हर एक गांव में जरूरत है, आवश्यकता है, और वही गांव को समृद्ध पैसा दे सकता है, अधिक से अधिक, और शुद्ध वस्तु दे सकता है। ये एक यज्ञशाला है, जिस परंपरा को अभी हम लोग कह सकते हैं भूल गए हैं या भूल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे निष्ठावान परिवार हैं जिन्होंने इसको अभी पकड़ रखा है। तो ये अग्निहोत्र एक विज्ञान है। जो भोपाल में गैस दुर्घटना हुई थी, तो उसमें भी जो बच गए थे वो अग्निहोत्र सुबह शाम करते थे, और उस वक्त जब दुर्घटना हुई तो भागने का भी समय नहीं था, तो उन्होंने अग्निहोत्र शुरू कर दिया। उनके घर में गाय के गोबर की लिपाई थी, तो वो परिवार आज भी बचे हुए हैं। उन्होंने यहाँ आकर के 3 दिन का प्रशिक्षण दिया था, ट्रेनिंग दी थी, और ये अग्निहोत्र की पूरी प्रदर्शनी लगी है। और बाकी भी किसी को नैमित्तिक हवन करना है तो ये मंच सबके लिए खुला है, कोई भी परिवार आके यहाँ पर यज्ञ कर सकते हैं। तो यज्ञ कर्म ऐसा है कि एक जगह पर आपने गाय का घी, गोबर के कंडे, औषधियाँ, सभी पेड़ों को जो लकड़ी होती है सबको जलाएंगे। तो ऋषियों ने ये काम इसलिए किया था कि यहाँ से जो भी अग्नि में प्रज्वलित होगा उसकी एक एक परमाणु पूरे आसपास के विस्तार में
फैलेगी और उस जमीन को पुष्ट करेगी। वो जमीन को पुष्ट होगी तो क्या होगा, उस जमीन में जो भी उगता है वो धान कोई भी घास फूस भी पुष्ट होगा, उसको खाने वाले जीव पुष्ट होंगे। तो पूरी प्रकृति की जो साइकिल है उसको पुष्ट करने का, रिचार्ज करने का ये पॉइंट जो है वो हमारा यज्ञ है। इससे हम वातावरण को शुद्ध कर सकते हैं। और आज की डेट में हमारे लिए तो कंपलसरी होना चाहिए। क्यों कि हम सुबह से उठ के शाम तक जो काम करेंगे, वाहन का उपयोग करेंगे, बिजली का उपयोग करेंगे, वाईफाई उपयोग करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे जिससे कि हम नेचर को नुकसान कर रहे हैं। नेचर को अगर फायदा हमको देना है तो ये यज्ञ करेंगे तो हो जाएगा। किसी को अगर लगे कि मुझे प्रकृति की सेवा करनी है तो आप ऐसा एक हवन करेंगे तो आजू बाजू के विस्तार की जो प्रकृति है उसकी सेवा हो जाएगी। तो करोड़ों खर्च करने की भी जरूरत नहीं है। कम से कम गोबर के कंडे, देसी गाय का घी, तिल, चावल, ये सब जो धान हम डालते हैं, औषधीय लकड़ियाँ डालते हैं, वो एक बड़ा ऐसा कर्म है जो सृष्टि को पुष्ट करता है। और जब सप्त ऋषियों के अंडर में पूरी भूमि थी और उनके अंडर में सभी ऋषिगण थे, सभी ब्राह्मण जन थे, तो पूरी धरती पे अलग अलग स्थानों पे यज्ञ ही हो रहा था और धरती को पुष्ट करने का कार्य हो रहा था। आज की डेट में यज्ञ बंद हो गए हैं और हर एक जगह पर कूड़ा कचरा प्लास्टिक का इकट्ठा करेंगे, लोग जला देंगे, कूड़ा कचरा इकट्ठा करेंगे, लोग जला देंगे। इतनी कंपनियों का धुआं, हर एक व्यक्ति अभी जो प्लास्टिक जला रहा है, ये तो हम धरती को नष्ट करने का काम अच्छे से कर रहे हैं, उसको पुष्ट करने का काम या तो बंद कर रहे हैं या तो बहुत कम लोग हैं जो कर रहे हैं। तो ये धरती की सेवा है एक प्रकार की। और इधर में अपनी गौशाला है। श्री रामकृष्ण ट्रस्ट, जय गौ माता। दूध देने वाली 40 गाय, बिना दूध वाली 165 गाय, बैल 1 है, छोटे बच्चे हैं 48, बछड़े बछड़ियाँ 64, नंदी है 4 जिसको बुल कहते हैं। निवृत्त गोवंश, जो मैंने बोला ना कि भाई सीनियर सिटीजन का जिनको लाभ लेना है, तो ये निवृत्त हो चुके हैं, उनको भी खा पी के मस्त रहना है। कोई समस्या है तो इनका इलाज करना है। तो जब तक जिएंगे अपने पास रहेंगे और वो भी आन बान शान से रहेंगे, सीनियर सिटीजन की तरह, सभी लाभों के साथ। और बछड़े हैं 53, कुल मिलाकर के 390 जितने गौवंश है अपने पास। और ये जो शेड है इसमें भी सुबह 5 से 7 बजे तक और शाम को भी 5 से 7 बजे तक, 4 से 6 बजे तक, इस तरह से अलग अलग सीजन में 2-2 घंटे 3 घंटे ही गाय यहाँ पर आती है और बंधती है। बाकी उनको वाड़े में मुक्त रहना है। और ऊपर ये चिड़ियों के घोंसले लगाए हैं, चिड़िया भी सभी बैठी हुई है मस्त। तो ये क्यों है कि जब हम गाय के अंदर यहाँ चारा डालेंगे हरा सूखा, तो उसमें जो भी कीड़े वगैरह होंगे, जीव जंतु, चिड़िया आकर के उनको खा जाएगी, साफ हो जाएगी। और यहाँ पर ये सेंधा नमक के पत्थर रखे हुए हैं। सभी गायों का जो चारा डालने का स्थान है उसमें ये सेंधा नमक के पत्थर रखे हैं। इसमें 94 प्रकार के खनिज होते हैं और उनके पाचन तंत्र को भी ठीक रखते हैं। और गाय के जहाँ गाय बांधी जाती है उसका जो नीचे का फ्लोर होता है उसको सिर्फ पावडा से घिस लेना है और झाड़ू से साफ कर देना है। इसको हम पानी से कभी धोते नहीं, क्योंकि गोबर गौमूत्र उसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, ये सभी एंटी वाला जो तत्व है वो जब रहेगा तो गायों को थनों के रोग कम होंगे। लेकिन जब पानी से धोएंगे तब क्या होगा कि वो एंटी वाला तो मामला चला जाएगा और माइक्रो प्रोटीन तो रह ही जाएगा। और ये जो गौमूत्र है वो इस तरह से कलेक्ट होकर के आगे टंकी में जाएगा। और जो खेतों में हम उपयोग करेंगे दवाइयाँ बनाने में, जो खेतों की औषधियाँ, जैसे ब्रह्मास्त्र होता है, अग्नास्त्र होता है, नीमास्त्र होता है, वो सब बनाने में ये वाला गौमूत्र चलता है। और जब गाय गौमूत्र देगी तब इसको बाल्टी में सीधा ही पकड़ लिया जाता है, जिससे कि गौमूत्र का अर्क बनता है। और ये पूरी सभी गायों का नाम है। जैसे ये कौली, गोली, उनका टैग नंबर है 129। तो इनके माता कौन थे, इनके पिता कौन थे, सबका इसमें हिस्ट्री रहती है। ये टब्बू, राई वगैरह, ये सभी बछड़े हैं, बाल मंदिर। तो ये जो इनकी जो मुखाकृति है वो एकदम आकर्षक लगती है। क्यों कि उधर हमने जो नंदी देखा, उस नंदी की ये सभी संतान है। जो खड़ा हुआ कितना आकर्षक लग रहा है, उसकी आंख, नाक, ये एकदम क्यूट लगता है।
तो ये जो शुद्ध नस्ल का ये फायदा है, और ये शुद्ध नस्ल है तब उसके दूध का, गोबर का, गौमूत्र का जो भी आयुर्वेद में वैल्यू लिखा है वो सब वैल्यू है, महत्व है। तो गौ पालन यहाँ से शुरू होता है बचपन से, और जब तक वृद्ध हो जाए तब तक निभाने की जो बात है वो गौ सेवा है। ये गाय के तीनों चीज, गोबर, गौमूत्र और दूध, उसमें से ये सभी गोबर में है, गौमूत्र में है। अगर हमको खेती नहीं कर रहे हैं तो भी दूध तो हम पीते हैं, तो इसमें 6 प्रकार के विटामिन, प्रोटीन 8 प्रकार के, खनिज तत्व 25 प्रकार के, एमिनो एसिड 21 प्रकार के, नाइट्रोजन 29 प्रकार के, कीनवन 8 प्रकार के, फॉस्फोरस 4 प्रकार के, और ग्लूकोज 2 प्रकार की नेचुरल होती है। यानी आप गाय के दूध की चाय पियेंगे तो आपको चीनी कम डालनी पड़ेगी, तो साल भर में चीनी आपकी बहुत बचाएगी जो डायबिटीज करने में आपको रोकती है। स्ट्रोंटाइन ऐसा तत्व है जो रेडिएशन से बचाएगा। MDGI और CLA 2 ऐसे तत्व हैं जो गाय का दूध पीते हैं तो हमारे शरीर में उसके मॉलिक्यूल रहते हैं, ब्लड में रहते हैं, और जो कैंसर करेगा उसको पहले से ही खत्म कर देते हैं। तो जब तक गाय थी, देशी गाय, तब तक कैंसर का बहुत नाम कम था। और ये कैरोटीन है जो लिक्विड गोल्ड तत्व बोला है। आज न्यूजीलैंड के एक साइंटिस्ट ने, जिसने बुक लिखी है डेविल इन द मिल्क, उन्होंने भी इस चीज़ को बताया कि ये गोल्डन येलो एंजाइम से बनता है। तो ये इसकी जो कुंद होती है यहाँ पर, हम्प, यहाँ उसको सोलार सूर्य केतु नाड़ी होती है जो उसके द्वारा स्वर्ण पित्त बनता है। दूध में भी वो स्वर्ण मिलता है, उससे ज़्यादा गौमूत्र में, उससे ज़्यादा गोबर में होता है। तो हमारे शरीर में ये सोना, चांदी, तांबा ये सब तत्व आएगा तो हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है। और जब बच्चा माता की गोद में होता है, यानी गर्भवती महिला का, तो 6ठे महीने पे उसकी बुद्धि यानी ब्रेन का विकास होता है। तो सेरेब्रोसाइट तत्व है वो मिलने से बच्चे का विकास 83% हो जाता है गर्भ में। तब उसकी माता को अगर दूध की छाछ, मक्खन मिल रहा है तो वो पूर्ण ब्रेन लेकर के आएगा। फिर अब उसको आप सादा भी एजुकेशन देंगे वो इंटेलिजेंट बनेगा, लेकिन अगर छोटा सा खोपड़ी लेके आएगा फिर आपको कोई भी पढ़ाएंगे तो उसको नहीं लगेगी। तो ये गाय का इतना सारा फायदा है, और वो कैंसर जैसे रोगों को बचपन से ही रोक लेती है। तो गाय का दूध जब तक है वो हमको बहुत सारे रोगों से बचाता है। यहाँ पर ऐसे गमलों में भी लगाया है ताकि ऊपर थोड़ा खाद डालना है, नीचे नरम कांप जैसा रखना है। तो पौधे को चारों ओर से हवा मिलेगी, पानी अधिक है तो निकल जाएगा और ये अच्छे से ग्रो होगा। तो अपने किचन गार्डन करने के लिए बहुत अच्छा है ये। इधर में प्याज है, बैंगन है, टमाटर है, अलग अलग सब्जियां इसमें लगाई हुई है। और ये कच्ची घानी, ये जो घानी का तेल निकालते हैं वो भी यहाँ पर है। मूंगफली का तेल निकल रहा है, यहाँ पर इसका तेल निकल जाता है। और ये एक लेबोरेटरी है। जहाँ पर जमीन, पानी, कार्बन, EC, pH ये सब का पृथक्करण करके खेती में कौन से तत्व कम पड़ रहे हैं उन सबको एनालिसिस करके एक वैज्ञानिक अभिगम से जब किसान खेती करता है, खेतों में सारा तत्वों की पूर्ति करता है, तो उसको पूरा पूरा लाभ मिलता है और सारे पोषक तत्व भी आते हैं। तो ये हुआ दोनों कैंपस की मुलाकात। और यहाँ एक एक जो बात है उसके पीछे उसकी अपनी भारत की जो संस्कृति है, उसका वेदों का अध्ययन है, उन सब ने जो ऋषियों ने मार्ग बताया था उस मार्ग पे चल के मानव, पशु, पक्षी, वृक्ष, वनस्पति, पूरी धरती का कल्याण का जो कार्यक्रम है उस हिसाब से ये पूरा कैंपस सारा डेवलप हुआ है। तो हमने इसी स्थान से शुरू किया था और इसी स्थान पे अभी आ गए हैं। तो इधर एक कैंपस है, इधर एक कैंपस है, और ये पूरा श्री रामकृष्ण ट्रस्ट के नाम से जाना जाता है। कच्छ गुजरात में कुकमा नाम का गांव है जिसके मैनेजिंग ट्रस्टी है मनोज भाई सोलंकी, और ये उन्हीं के चिंतन से पूरा कैंपस विकसित हुआ है। तो एक व्यक्ति जब चिंतन करके कुछ अच्छा करे
तो इतनी स्वर्ग जैसी भूमि बन सकती है 10 वर्ष में। तो पूरी धरती के किसान, पूरी धरती के लोग मिलके जब सृष्टि को पुष्ट करने का कार्यक्रम करेंगे तो धरती को स्वर्ग बनाने में 10-20 साल लग सकते हैं। तो इस काम पे हम सब लोग आगे बढ़े, ऐसी सबसे प्रार्थना है। और आकर के आप यहाँ मुलाकात कर सकते हैं। जितने भी प्रोडक्ट होती है सब कुछ फ्री में सिखाई जाती है, रहना, भोजन, ट्रेनिंग सब कुछ फ्री है। कभी भी आ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय, गौ माता की जय।